Good morning, students. Myself Dr. Vandana Singh, Diet Lecturer, Psychology. आज की क्लास में हम विद्यालय प्रबंधन के विभिन्न अभिकर्मियों की भूमिका मीन्स रोल ऑफ डिफरेंट एजेंट्स इन स्कूल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। हम पिछली 2 क्लासों में भी इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बारे में पढ़ चुके हैं और ये इस टॉपिक का तीसरा पार्ट है जिसमें कि हम विद्यालय प्रबंधन में पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। ये एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन पेपर के जो मैनेजमेंट पोर्शन है उसका लास्ट टॉपिक है और आज मैनेजमेंट पोर्शन का आपका ये सिलेबस कंप्लीट होता है। तो आज हम इसके लास्ट टॉपिक के 3rd पॉइंट के विषय में पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हम पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका के अंतर्गत हम ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक, न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के प्रभारी, खंड शिक्षाधिकारी, डायट मेंटर, जिला समन्वयक, जिला बेसिक शिक्षाधिकारी एवं उच्च अधिकारियों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयक की भूमिका के बारे में जानते हैं। बेसिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण और अर्थपूर्ण बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों को शिक्षक प्रशिक्षण एवं सादृश्य गतिविधियों, विद्यालय और समुदाय में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने, विद्यालय भ्रमण और न्याय पंचायतों की बैठकों आदि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की इकाई के रूप में विकसित किया। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक समस्याओं का चिन्हांकन तथा सहकारी रूप से इन समस्याओं का निराकरण कराकर शिक्षकों को शैक्षिक अनुसमर्थन एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ब्लॉक एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र समन्वयकों की संकल्पना की गई। इसके अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर खंड शिक्षाधिकारी एवं न्याय पंचायत संसाधन केंद्र पर संकुल के प्रधानाध्यापक ही पदेन रूप से समन्वयक का काम देख रहे हैं। खंड शिक्षाधिकारी के साथ 5 विषय आधारित सह समन्वयकों की टीम का प्रावधान है जो अकादमिक कार्यों में सहयोग प्रदान करती है। 2 अन्य सह समन्वयक समेकित शिक्षा तथा विशेष प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किए गए हैं। इनके सहयोग के लिए एक सह लेखाकार व एक कंप्यूटर ऑपरेटर का भी प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार प्रभावी कार्य संपादन हेतु आवश्यक भौतिक व वित्तीय संसाधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। ब्लॉक संसाधन केंद्र में समन्वयक के कार्य एवं दायित्व निम्नलिखित दिए हुए हैं, जिसमें कि पहला है विद्यालयों, न्याय पंचायतों, ब्लॉक स्तर की सूचनाओं का संकलन एवं आदान प्रदान करना। दूसरा है गुणवत्ता शिक्षा विषयक सभी कार्यक्रम के लिए समय पर विद्यालयों, न्याय पंचायत, ब्लॉक संसाधन केंद्रों को अनुदान प्रेषित कराना। तीसरा है प्रतिमाह 20 विद्यालयों का पर्यवेक्षण करना। चौथा है विद्यालय में जाकर सह समन्वयकों के माध्यम से छात्रों का चाइल्ड प्रोफाइल तैयार करना। 5वां है स्कूलों, शिक्षकों को विद्यालय विकास योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में मदद करना। 6ठा है बाल केंद्रित गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु शिक्षण विधियों, TLM निर्माण, किताबों का उपयोग, शैक्षिक प्रतियोगिताओं आदि विषयों पर जिला स्तर का कार्यक्रम आयोजित करना। और लास्ट है छात्रों की ज्ञान की समझ और ज्ञान के अनुप्रयोग में उसकी योग्यता की जांच तथा सतत मूल्यांकन में प्रत्येक बालक के शिष्य संचयी अभिलेख युक्त फाइल में अनुरक्षण को देखना है। इसके बाद हम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के प्रभारी की भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। न्याय पंचायत संसाधन के समन्वयकों की भूमिका भी विद्यालय पर्यवेक्षण में महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह केंद्र ब्लॉक केंद्र का लघु केंद्र माना जाता है, क्योंकि जब संपूर्ण विद्यालयों के पर्यवेक्षण का कार्यभार ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयकों पर होता है, उनकी सहायता के लिए ही न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के समन्वयकों की नियुक्ति की जाती है। इस संसाधन केंद्र के अंतर्गत एक न्याय पंचायत के सभी विद्यालयों को सम्मिलित किया जाता है। इनका इस केंद्र के समन्वयक निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण करते हैं तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। फिर भी न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के समन्वयकों की विद्यालयी प्रबंधन, निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में भूमिका को इस प्रकार समझा जा सकता है।
न्याय पंचायत संसाधन केंद्र के ब्लॉक संसाधन केंद्र की स्थिति एक सहयोगी केंद्र के रूप में स्वीकार की जाती है। इस केंद्र के समन्वयकों द्वारा विद्यालय की सामान्यतः उन्हीं समस्याओं का निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण किया जाता है जिनका ब्लॉक संसाधन केंद्र के समन्वयकों द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त इनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएं कुछ इस प्रकार स्वीकार की जाती हैं, जैसे विद्यालयों में बार बार जाकर निरीक्षण करना, शिक्षण अधिगम व्यवस्था संबंधी शिक्षकों को सुझाव प्रदान करना तथा नवीन विधियों से परिचित कराना, विद्यालय की भौतिक तथा मानवीय शक्ति के उपयोग पर बल देना। इसके अतिरिक्त इनका महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है कि यह जिस प्रकार का निरीक्षण करते हैं उसकी रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को सौंप देने तथा संस्था के विकास हेतु सुधारात्मक सुझाव प्रदान करते हैं। अब खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका, जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभिक शिक्षा के प्रबंधन और नियंत्रण में खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका सदैव से ही महत्वपूर्ण रही है। इसीलिए शासन द्वारा 1996 में प्रति उप विद्यालय निरीक्षक के पद नाम क्रमानुसार खंड शिक्षा अधिकारी और उप बेसिक शिक्षा अधिकारी मीन्स ABSA कर दिए गए हैं। 14 जुलाई 2011 के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी में परिवर्तित इनको कर दिया गया है। वस्तुतः नाम परिवर्तन मात्र एक औपचारिक शासनादेश ही नहीं है, वरन इसकी पृष्ठभूमि में खंड शिक्षा अधिकारी के कार्य और दायित्व के महत्व तथा सार्थकता की शासन द्वारा स्वीकृति भी प्रदान की गई है। जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रदत्त इन भूमिकाओं में खंड शिक्षा अधिकारियों को शैक्षणिक एवं प्रबंधकीय प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करना होता है। बदलते परिवेश में और विशेष रूप से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 तथा तत्संबंधी नियमावली 2011 के प्रवृत्त होने से खंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका और भी व्यापक एवं महत्वपूर्ण हो चुकी है। इस परिप्रेक्ष्य में खंड शिक्षा अधिकारी के अधिकार एवं उत्तरदायित्व दिए हुए हैं, जिसके विषय में हम जानते हैं। पहला है विकास क्षेत्र के समस्त विद्यालयों का पर्यवेक्षण करना तथा प्रशासनिक एवं शैक्षिक व्यवस्था को ठीक रखना। दूसरा है समय समय पर निर्धारित मानकों के आधार पर नवीन प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना एवं स्थानांतरित करने के प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजना एवं स्वीकृति के अनुसार कार्रवाई करना। तीसरा कार्य है इनका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित समस्त विशेष योजनाओं यथा विद्यालय भवन एवं अतिरिक्त कक्ष निर्माण, छात्रवृत्ति, पाठ्य पुस्तक एवं निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण तथा मिड डे मील योजना का प्रभावी क्रियान्वयन अनुश्रवण करना। चौथा है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के स्कूल न जाने वाले बालक बालिकाओं को चिन्हित कर उनके लिए विद्यालय सुविधा उपलब्ध कराना तथा समस्त बच्चों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करना है। पांचवा पॉइंट है इसी में विद्यालयों के प्रति वर्ष दिए जाने वाले विभिन्न अनुदान यथा विद्यालय मरम्मत विकास अनुदान, TLM की समुचित व्यवस्था एवं उपभोग सुनिश्चित करना तथा स्थलीय स्थापन पर अनेक दुरुपयोग को रोकना है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा के लिए सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समितियों तथा विद्यालय प्रबंध समितियों को सक्रिय एवं प्रभावी बनाना है। इसके आगे हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि ब्लॉक संसाधन केंद्र समन्वयक के रूप में ब्लॉक संसाधन केंद्र पर आयोजित होने वाली बैठकों और प्रशिक्षणों के आयोजन, विद्यालयों का अकादमिक एजेंडा तैयार कराना तथा इसके क्रियान्वयन में शैक्षिक नेतृत्व प्रदान करना है। इसके आगे शिक्षकों शिक्षा मित्रों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित कराना, पर्यवेक्षण के दौरान विद्यालयों के मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता मेनू के अनुसार पौष्टिक आहार के संबंध में निर्देश देना एवं इससे संबंधित आख्या उच्च अधिकारियों को भेजना। इसी क्रम में इसका लास्ट पॉइंट है इनके उत्तरदायित्वों में विकास खंड में संचालित कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से संबंधित सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करवाना है। इसमें अगर इसी क्रम में हम आगे डाइट मेंटर्स की भूमिका के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट में डाइट सबसे पहले जानते हैं क्या होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा निरक्षरता उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने पर बल दिया गया।
उक्त के आलोक में भारत सरकार की पहल और सहयोग से जनपदों में डाइट की स्थापना की गई। डाइट का जो मुख्य उद्देश्य है वो विद्यालय की कार्य प्रणाली तथा कक्षा कक्ष प्रक्रिया को इस प्रकार प्रभावी बनाना है जिससे बच्चों के संप्राप्ति स्तर में सुधार हो सके। डाइट संकाय के सदस्य मेंटर अपने आवंटित विद्यालयों का भ्रमण करके उन्हें शैक्षिक मार्गदर्शन एवं समर्थन प्रदान करते हैं। अब इसके अंतर्गत डाइट मेंटर्स की क्या भूमिका होती है, इसमें पहले नंबर पर है कक्षा कक्ष में वह स्वयं पढ़ा कर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। दूसरा पॉइंट है विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन एवं उसका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इनके समाधान हेतु उपाय प्रस्तुत करते हैं। तीसरा है स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। चौथा है खेल गतिविधियां एवं शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। पांचवा है विद्यालय के प्रांगण आकर्षक कक्षा कक्ष शौचालय प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करने, बच्चों की शारीरिक स्वच्छता आदि के संबंध में शिक्षकों से बातचीत और कार्ययोजना बनाकर उनको क्रियान्वित करने में सहायता देते हैं। छठवां है समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। इसके अतिरिक्त बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाना, समाज के वंचित वर्ग के बच्चों तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन एवं ड्रॉप आउट बच्चों के पुनः नामांकन में सक्रिय योगदान कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जिला समन्वयक की भूमिका। जनपद स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान संबंधी विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए जिला परियोजना कार्यालयों में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ सर्व शिक्षा अभियान के कार्यक्रमों के समयबद्ध नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। ये विभिन्न स्तरों पर समन्वय स्थापित करते हुए दिए गए दायित्वों का निर्वहन करते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्तमान में जिला समन्वयकों के निम्नलिखित पद सृजित किए हैं। ये 6 प्रकार के पद होते हैं। पहला है जिला समन्वयक प्रशिक्षण गुणवत्ता विकास, दूसरा है जिला समन्वयक बालिका शिक्षा, तीसरा है जिला समन्वयक समेकित शिक्षा, चौथा है जिला समन्वयक सामुदायिक सहभागिता, पांचवा है जिला समन्वयक वैकल्पिक शिक्षा और लास्ट है जिला समन्वयक निर्माण। जिला विद्यालय प्रबंधन में जो जिला समन्वयक की जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिला समन्वयक के अधिकार क्षेत्र में जिले के वे सभी विद्यालय आते हैं, अतः वह जिले के किसी भी विद्यालय का पर्यवेक्षण कर सकता है तथा विद्यालय के विकास हेतु अपने सुझाव प्रदान कर सकता है। जिला समन्वयक के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्लॉक समन्वयकों की नियुक्ति की जाती है। जिला समन्वयक द्वारा ब्लॉक समन्वयकों द्वारा प्रस्तुत प्रबंधकीय प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा उचित प्रस्तावों को स्वीकृत करते हुए उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े और दुर्गम स्थानों के विद्यालयों के प्रबंधन हेतु पर्यवेक्षण करके सुझाव प्रस्तुत करते हैं। ब्लॉक के संसाधन केंद्रों का निरीक्षण करना तथा उनके विद्यालय प्रबंध संबंधी आंकड़े एकत्रित करना और विद्यालय को जिला स्तरीय प्रबंधन की योजनाओं में अपनी सहभागिता का प्रदर्शन कराना भी इनका कार्य होता है। अब इसमें हम जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की क्या भूमिका होती है विद्यालय प्रबंधन में, इसको देखते हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की भूमिका प्रबंध तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। ये जिले की बेसिक शिक्षा का अधिकारी होता है, मुखिया होता है तथा जिला स्तर पर इनका कार्यालय होता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्णय को सर्वोच्च भी स्वीकार किया जाता है। जिले के समस्त प्राथमिक विद्यालयों की प्रबंधकीय व्यवस्था का उत्तरदायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के प्रबंध तंत्र में भूमिका को इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं या स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का मुख्य कार्य समय समय पर जिले के विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा उनके विकास हेतु सुझाव प्रदान करना है। दूसरा है विद्यालय के भौतिक संसाधनों की उपलब्धता की पर्याप्तता का आकलन करना।
तीसरा है जिले में नवीन विद्यालयों इसमें कि प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक की स्थापना का प्रस्ताव सरकार को भेजना। चौथा, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के किसी भी विद्यालय में रिक्त पदों का ब्यौरा लिया जाता है तथा रिक्तियों के लिए विज्ञापन भी दिए जाते हैं। और लास्ट है, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थों के कार्यों की जांच की जाती है ताकि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। अब लास्ट में आते हैं उच्च शिक्षा अधिकारियों की क्या भूमिका होती है। सबसे पहले बेसिक शिक्षा एवं सार्वभौमिक संबंध कारक अवयव है, इसलिए बेसिक शिक्षा के प्रबंधन में सभी वर्गों निकायों की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भूमिका रहती है, जो अपने स्तर से भूमिका का निर्वहन अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर करते हैं। उसमें से कुछ प्रमुख अधिकारी इस प्रकार हैं। सबसे पहले जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी। जिला बेसिक शिक्षा समिति का अध्यक्ष तथा जिलों में बेसिक शिक्षा प्रबंध हेतु समस्त कार्यों का निर्देशन अनुश्रवण करते हैं। जिलाधिकारी स्वयं या अपने नामित प्राधिकारी, प्रायः जो मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से बेसिक शिक्षा का प्रबंध करते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं प्राचार्य डायट। ये बेसिक शिक्षा में गुणवत्ता प्रबंधन, शिक्षक प्रशिक्षण प्रबंधन, नवाचारों का प्रबंधन करते हैं। शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण का प्रबंधन करते हैं। तो जिला नियुक्ति व स्थानांतरण समिति के अध्यक्ष होते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं परियोजना निदेशक। ये भवन निर्माण में प्रबंधन तथा अन्य सहयोग प्रदान करते हैं। फिर जिला विकास अधिकारी, ये विद्यालय विकास, पेयजल की व्यवस्था में अपना सहयोग देते हैं। जिला समाज कल्याण अधिकारी, छात्रवृत्ति का प्रबंधन। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी तथा जिला अनुसूचित कल्याण अधिकारी, ये संबंधित छात्रों हेतु छात्रवृत्ति तथा अन्य सुविधाओं का प्रबंधन करते हैं। अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, ये विद्यालय भवन निर्माण में तकनीकी परामर्श देने में सहयोग प्रदान करते हैं। और लास्ट में प्रबंधक है, भारतीय खाद्य निगम मध्याह्न भोजन मिड डे मील के लिए खाद्यान्न का प्रबंधन करते हैं। इस प्रकार हम इस स्कूल के मैनेजमेंट में विभिन्न जो पर्यवेक्षण तंत्र की भूमिका का हमने आज अध्ययन किया, हमने इसके बारे में जाना। आज ये आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ। अब आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।